हेलो, वेलकम टू संस्कार प्लस एकेडमी। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने 9th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड के हमने साइंस के सिलेबस स्टार्ट किए थे। हमने इसके पहले साइंस वन के फर्स्ट सेमेस्टर के 5 चैप्टर पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हम साइंस 2 के फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। अब जब भी हम ये चैप्टर पढ़ते हैं, दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और आपको इतना पता रहना चाहिए, ये चैप्टर बायोलॉजी से बिलोंग करता है। ये चैप्टर बायोलॉजिकल पार्ट है पूरा ये। अब जब भी इस चैप्टर का नाम देखेंगे, तो जैसा कि हम अभी तक करते आए हैं, हमने अब यही देखा है कि हम सबसे पहले चैप्टर का मीनिंग समझने का ट्राई करते थे कि चैप्टर का मीनिंग क्या है। यहाँ पे जो चैप्टर का मीनिंग है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन आता है कि यहाँ से एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि वाई देयर इज नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वाई देयर इज नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का जरूरत क्यों पड़ा? तो इससे मैं अगर आपको एक एग्जांपल देने का ट्राई करूं, सपोज एक क्लासरूम है, वहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट बैठे 50 लोग बैठे हैं और सबका नाम एक ही है, सबका नाम प्रथमेश है। अगर कभी कोई टीचर आई और बोले कि प्रथमेश स्टैंड अप, तो सारे के सारे बच्चे क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, यार प्रथमेश किसको बोल रही है, किसको स्टैंड अप होने के लिए बोल रही है। तो जब सबका नाम एक ही रहेगा तो कंफ्यूजन तो क्रिएट होगा ही है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम सभी को क्या है, सबके अलग अलग नाम है। सिमिलरली क्या किया गया है, देयर आर नंबर ऑफ प्लांट स्पीशीज प्रेजेंट अराउंड अस। उसमें से हमें बस 10 से 15 नाम ही पता रहेंगे, बाकी सब स्पीशीज का नाम नहीं पता है। उन सबको क्लासिफाई करने के लिए, उन सब के बारे में अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। तो अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाई देयर इज नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, तो आपको आंसर देना है टू अवॉइड कंफ्यूजन। आपका आंसर क्या होना चाहिए? टू अवॉइड कंफ्यूजन। कंफ्यूजन दूर करने के लिए क्या होना चाहिए? क्लासिफिकेशन होना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमको बस पढ़ना है प्लांट्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? प्लांट्स के बारे में। अगर तो ये चैप्टर काफी छोटा सा है, इसमें बस 3 टॉपिक्स हैं, किंगडम प्लांटी, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा क्या हर एक वर्ड का मीनिंग है। तो सबसे पहले बेसिक से आ जाते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अब ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन किया गया है, ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सेल। सेलुलर स्ट्रक्चर के हिसाब से ये क्लासिफिकेशन किए गए हैं। तो सबसे पहला जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सेल के हिसाब से 2 पार्ट में बांटा गया है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अगर आप इसके एंड में देखेंगे कैरियोटिक आ रहा है, इसके एंड में देखेंगे कैरियोटिक आ रहा है। तो यहाँ पे जो प्रो है, आप समझना, प्रो मीन्स एब्सेंट। प्रो मीन्स क्या होगा? एब्सेंट। और यू मीन्स होगा प्रेजेंट। यू मीन्स होगा प्रेजेंट। कैरियोटिक का मतलब मैं लिखा देता हूं, कैरियोटिक मतलब होगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कभी कभी कोई टीचर न्यूक्लियस बोलते हैं, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। अरे जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगा तभी तो न्यूक्लियस रहेगा, नहीं है? तो इतना याद रखना कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या होता है? एब्सेंट होता है। लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, सेल्स आर नॉट वेल डिफाइंड, या न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड। अच्छे से नहीं बना रहता है न्यूक्लियस, लेकिन इसमें से क्या रहता है? इसमें न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड। न्यूक्लियस का प्रॉपर स्ट्रक्चर रहता है इसके अंदर ही है। तो अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा वेदर यू आर यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, आपको सबसे सिंपल से याद रखना है यू। वी ऑल आर यूकैरियोटिक। तो हम सब क्या हैं? यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक को क्लासिफाई किया गया है मोनेरा में। प्रोकैरियोटिक को क्लासिफाई किया गया है मोनेरा में। तो कोई पूछेगा एक प्रोकैरियोटिक का नाम बताइए, तो आपको सिंपल सा बोल देना है मोनेरा। अब अगला अगर पूछेगा यूकैरियोटिक के बारे में बताइए, आपको बोलना है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 2, दैट इज यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देख लिया। अब देखते हैं यूकैरियोटिक पे। यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म से फिर से 2 पार्ट में डिवाइड हुए हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर।
तो जब भी कोई बोलेगा ना यूनि, तो याद रखना यूनि मीन्स होता है वन। यूनि मीन्स क्या होगा? वन और सिंगल। लेकिन मल्टी मीन्स कोई पूछेगा तो आपको याद रखना मल्टी मीन्स मेनी होगा। और सेलुलर मतलब तो समझता है, सेलुलर मीन्स सेल की बात कर रहे हैं। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उसके अंदर ओनली वन सेल प्रेजेंट है। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उसके अंदर मोर देन वन सेल प्रेजेंट है। फिर से क्वेश्चन पूछेगा वेदर ह्यूमन बींग्स आर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, तो यू हैव टू आंसर वी आर मल्टी सेलुलर। फिर से एक नया क्वेश्चन आएगा व्हाई यू कैन से यू आर मल्टी सेलुलर, तो आपको बोलना है कि ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ सेल। जैसे आपने एक छोटा सा कंसेप्ट सुना रहेगा कि सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं, तो बहुत सारे सेल्स मिलेंगे तो टिश्यू बनाएंगे, बहुत सारे टिश्यूज मिलते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन मिलेंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल गए तो क्या बना देते हैं? बॉडी। इसका मतलब क्या है? कोई भी बॉडी है वो किसकी बनी है? सेल की बनी है। अब सेल की बनी है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन बने हैं। हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्गन से अलग अलग काम करने के लिए, मतलब अलग अलग ऑर्गन से तो अलग अलग सेल्स भी रहेंगे। एक से ज्यादा सेल रहेंगे ना, ये एक से ज्यादा सेल है। आप सिंपल सा बोल सकते हो वी हैव नंबर ऑफ ऑर्गन्स टू परफॉर्म अ नंबर ऑफ वर्क्स एट अ टाइम, दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे यूनिसेलुलर का बस नाम लिख दिया, तो कोई पूछेगा यूनिसेलुलर का नाम बताइए, क्या बोलोगे? प्रोटिस्टा बोल दोगे, अमीबा बोल दोगे, ये लोग क्या है? यूनिसेलुलर होते हैं। लेकिन अगर मल्टी सेलुलर का बात किया है, यूनिसेलुलर मतलब ये भी हो जाएगा उसके पास जितने भी ऑप्शन है, जितने भी काम करने वाले, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, मूवमेंट, वो सब क्या करेगा? एक ही सेल से करेगा। लेकिन हमारे पास डाइजेशन करने के लिए अलग है, रेस्पिरेशन के लिए अलग है, मूव करने के लिए अलग सेल्स हैं, तो ये टाइप है। फिर आता है मल्टी सेलुलर में। मल्टी सेलुलर फिर से दो पार्ट में डिवाइड है। एक सेल ऐसा रहेगा जिसके पास सेल वॉल रहेगा, और एक रहेगा जिसके पास सेल वॉल नहीं रहेगा। जिसके पास सेल वॉल प्रेजेंट है विद सेल वॉल, उसको बोलोगे प्लांट सेल। क्या रहेगा वो? प्लांट सेल। और विदाउट सेल वॉल किसके अंदर रहता है? एनिमल्स के अंदर, एनिमल्स। तो अब सेल वॉल क्या होता है, तो एक देखना है, cell wall is nothing but outermost membrane of plant cell। जो प्लांट सेल का जो आउटर मोस्ट सेल लेयर रहता है ना, उसी को क्या बोलते हो? सेल वॉल। ये सेल वॉल क्या करता है? प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करके रखता है। रेजिड होता है बहुत ही, प्रोटेक्शन का काम आता है करने के लिए। तो प्लांट सेल बस सेल वॉल किसके अंदर पाया जाएगा? बस प्लांट्स के अंदर पाया जाएगा। एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं पाए जाते हैं। इसे देखे रहेंगे आप। विदाउट सेल वॉल किसको बोला है? एनिमेलिया को बोला है। मैंने एनिमल्स लिखा है। और फिर से जो प्लांट्स रहेंगे दो टाइप के होंगे, हेटेरोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स। ऑटो मीन्स होता है बाय ओन, ऑटो मीन्स क्या होता है? बाय ओन। और हेटेरो मीन्स होता है डिपेंडेंट। हेटेरो मीन्स क्या होगा? डिपेंडेंट। ऑटोट्रॉप्स मतलब क्या होगा? खुद से खाना बनाने वाला। और हेटेरोट्रॉप्स मतलब क्या होगा? खाने के लिए, भोजन के लिए किसी और भी चीजों के ऊपर डिपेंड रहने वाला। तो ये तो हो गया बेसिक्स। तो ये हो गया अभी तक का बेसिक्स का क्लासिफिकेशन। आगे देखते हैं। अब देखते हैं आगे के पार्ट्स। आगे का जो पार्ट होने वाला है इसके अंदर किंगडम प्लांटी होने वाला है, क्योंकि हम इस चैप्टर में प्लांट्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। किंगडम प्लांटी। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के दो किंगडम बनाए गए हैं, एक होता है किंगडम प्लांटी और एक होता है किंगडम एनिमेलिया। आपको किंगडम प्लांटी को आपको 9th में ही पढ़ना है, लेकिन जो एनिमेलिया है वो आपको 10th में पढ़ना है। तो अगर आपको एनिमेलिया समझना है तो पहले आपको ये प्लांट वाला बहुत अच्छे से समझना चाहिए। तो आप इसमें देखेंगे कि द ग्रुप्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक का मतलब बताया, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, मेक्स देयर फूड बाय ओन। जो अपना खाना खुद बनाते हैं उसको ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैविंग अ यूकैरियोटिक सेल विद द सेल्स is a group of plants. Plants have become autotrophic as they can perform a photosynthesis. Plants अपना खाना बना रहे हैं, मतलब क्या करेंगे? By the process of photosynthesis ना ही अपना खाना बनाएंगे। और उसमें कौन हेल्प करता है उसका? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का कलर क्या रहता है? ग्रीन कलर रहता है, इतना याद रखना आप।
living organisms of a kingdom plenty are the main source of food for the other living organism। मतलब आप ही सोचिए कि अगर आप जो भी खाना खाते हैं, दाल चावल सब जो भी खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, वो सब कहाँ से आता है? सारे तो सारे प्लांट्स ही दे रहे हैं ना ये। अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे तो फूड साइकिल कंप्लीट हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। मतलब हमारा जो फूड सिस्टम है, फूड वेब है, उसमें एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? तो कौन करता है? ये प्लांट्स करता है। कौन करता है? प्लांट्स। तो अब देखते हैं कि क्या क्या बेसिक क्लासिफिकेशन किए गए थे। तो स्टार्टिंग में जब क्लासिफिकेशन का बात छिड़ा तो वहां पे बोला गया कि देखा गया कि वेदर देयर इज प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गन। देखा गया कि पहले कोई ऑर्गन प्रेजेंट है कि नहीं। तो अब उस ऑर्गन्स में क्या क्या देखा गया कि पहले उसके अंदर कंडक्टिंग टिश्यू है कि नहीं। याद रखना, पहला जो बेसिक था, पहला देखा गया कि क्या उसके अंदर कोई पर्टिकुलर ऑर्गन प्रेजेंट है कि नहीं। अब उस ऑर्गन में क्या ऑर्गन देखा गया? कंडक्टिंग टिश्यूज। क्या देखा गया? कंडक्टिंग टिश्यूज फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड। तो प्लांट्स के अंदर याद रखना दो कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं। एक क्या करता है? वाटर को कंडक्ट करता है, और एक क्या करता है? फूड को कंडक्ट करता है। जो वाटर को कंडक्ट करता है उसको जाइलम बोलते हैं, और जो फूड को कंडक्ट करता है उसको फ्लोएम बोलते हैं। हमेशा याद रखना आप ये। अब उन्होंने देखा कि टू द प्लांट्स बेयर, अगला क्लासिफिकेशन था कि प्लांट्स बेयर सीड्स, ये दूसरा क्लासिफिकेशन था। देखा गया कि क्या प्लांट्स के अंदर सीड पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है। अब अगर सीड पाया जा रहा है तो सीड को दो टाइप से देखा गया कि सीड एनक्लोज्ड है, या मतलब एक समझना सीड एनक्लोज है कि इनसाइड है। सॉरी, एनक्लोज मतलब है इनसाइड, फ्रूट के अंदर है या फ्रूट के बाहर है, ये बताया गया। ऐसे क्लासिफाई किया गया इसके अंदर। अब सीड्स आर एनक्लोज इन अ फ्रूट और नॉट। सीड्स आर एनक्लोज इनसाइड है कि बाहर है, ये देखा गया। अगला देखा गया कि फाइनली प्लांट्स आर ग्रुप डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कोटाइलिडॉन्स। फिर से ये अगला इंपॉर्टेंट आ गया कि कोटाइलिडॉन्स क्या होते हैं। तो आप इतना याद रखना, कोटाइलिडॉन्स का जब भी आप वर्ड सुनोगे, आपने कभी काजू खाया रहेगा आपने। काजू काजू को देखो दो पार्ट में आप अलग अलग कर सकते हो। आप सेम बादाम को भी दो पार्ट में अलग अलग कर सकते हो। ऐसे देयर आर नंबर ऑफ सीड्स, इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। और कुछ ऐसे सीड्स जैसे राइस को आप दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते आप। तो कोटाइलिडॉन के हिसाब से दो होते हैं, जिसको आप दो पार्ट होते हैं, और इसमें क्या होगा? सिंगल पार्ट होगा, एक ही पार्ट होगा। तो जो जिसके अंदर दो पार्ट होते हैं उसको बोलते हैं डाई, और जिसके अंदर एक पार्ट होगा उसको बोलते हैं मोनो। तो डिपेंडिंग अपॉन द कोटाइलिडॉन्स, टू टाइप्स ऑफ सीड्स आर देयर, डाइकोटाइलिडॉन एंड मोनोकोटाइलिडॉन। इसके बारे में आगे लिखा है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यहाँ पे बस आपको शॉर्ट्स में समझा रहा हूँ कि कोटाइलिडॉन मतलब क्या, कितने बीज और जो सीड है, सीड के कितने पार्ट्स हैं। सीड के दो पार्ट हो सकते हैं, एक दो हो सकते हैं और एक हो सकते हैं। जब दो रहेगा, दो मीन्स डाई होता है और वन मीन्स मोनो होता है। अब इसके आगे देखा गया एट द हायर लेवल ऑफ अ प्लांट्स क्लासिफिकेशन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर कैटेगराइज्ड फॉर द क्लासिफिकेशन। अलग अलग कंडीशंस देखे गए कि क्या क्या चीजें पाई जा रही हैं, क्या क्या चीजें नहीं पाई जा रही हैं। चेंज कर करो। अब अगला जो हमारा, हमने यहाँ तक कोटाइलिडॉन देखा कि कोटाइलिडॉन मतलब क्या, सीड्स, पार्ट्स ऑफ सीड दो हो सकते हैं या वन हो सकता है। दो रहेगा तो डाई रहेगा, वन रहेगा तो मोनो रहेगा। अब नेक्स्ट जो देखा गया, डिपेंडिंग अपॉन द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स। देखा गया कि क्या उसके अंदर फ्लावर पाए जा रहे हैं कि नहीं, फ्रूट्स पाए जा रहे हैं कि नहीं, या सीड्स पाए जा रहे हैं कि नहीं। अब कोई भी प्लांट है, अगर उसके अंदर फ्रूट आ रहा है मतलब फ्लावर तो रहेगा ही उसके अंदर। तो अगला जो क्लासिफिकेशन देखा गया उसके अंदर फ्लावर्स हैं कि नहीं, फ्रूट्स हैं कि नहीं, या सीड्स हैं कि नहीं, ये अगला कंडीशन था ये। अब डिपेंडिंग अपॉन द सीड्स एनक्लोज्ड विद इन अ फ्रूट और नॉट। अब क्या सीड एनक्लोज्ड है या फिर नहीं है, उसके हिसाब से बनाया गया। फेनेरोगैम्स आर क्लासिफाइड एज जिम्नोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म। ये जो अब ना आपको दो टर्म्स आएंगे, एक आएगा क्रिप्टोगैम्स, देखो यहाँ पे लिखा है क्रिप्टोगैम्स, वो हम बताते हैं जरा ये। तो दो टर्म्स है, फेनेरोगैम्स और क्रिप्टोगैम्स। फेनेरोगैम्स
और क्रिप्टोगैम्स। मैं बस मीनिंग समझा देता हूँ आपको। आप क्रिप्टो मीन्स समझना, क्रिप्टो मीन्स हिडन होता है। अरे जैसे आपने सुना ना क्रिप्टो करेंसी, उसके जैसा ही क्रिप्टो मीन्स हिडन होता है, हिडन करेंसी। आपने देखा है क्या उसको? नहीं देखा है। जस्ट लाइक क्रिप्टो गैम्स होता है, क्रिप्टो मीन्स हिडन होता है, और इसको बोलेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मतलब ये जो क्रिप्टो गैम्स होंगे, याद रखना, सीड्स के हिसाब से, डिपेंडिंग अपॉन द सीड्स, सीड्स के हिसाब से क्लासिफिकेशन किए गए हैं, फेनोरोगैम्स और क्रिप्टोगैम्स। अगर क्रिप्टोगैम्स इसको बोलोगे कि जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं है, छुपे हुए हैं, और फेनोरोगैम्स, फेनोरो मीन्स होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट और स्पेसिफिक, प्रेजेंट ऑफ स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रॉपर से रहेंगे। यही क्लासिफिकेशन बेसिक से किया गया है, और आगे जाके किसके हिसाब से किया गया है? कोटाइलीडॉन के हिसाब से। कोटाइलीडॉन का मतलब मैंने बताया आपको यहाँ पे, या तो 2 पार्ट रहेंगे या तो 1 पार्ट रहेगा। 2 रहेगा तो डाई बोलेंगे, 1 रहेगा तो मोनो बोलेंगे। ये आई होप आपको अभी तक जो समझा रहे हो बहुत अच्छे से समझ रहा है, आपको ये वीडियोस बहुत अच्छी लग रही है। अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।